हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ने जा रहे हैं। ये है हम लोग का लेक्चर 3। तो ये भी यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। ये है लेक्चर 3। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये पॉइंट लास्ट वीडियो में मैंने ये स्किप किया था, तो अभी फिर से लिख रहा हूँ। इसको देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। If Q is the inducing charge and Q dash is induced charge on a body, then हम लोगों का एक रिलेशन आता है, वो है Q dash इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 बाई के। यहाँ पे जो K है ना बच्चों, ये K है तुम लोगों का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। K इक्वल टू लिखो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम लोग थोड़ी देर बाद जब कूलम्स फोर्स पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, तभी ये तुमको अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए समझ लो K इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो K इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये है तुम लोगों का मेटल के लिए इन्फिनिटी। क्यों ऐसा है तो मैं बाद में तुमको समझा दूंगा जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाएंगे। और फॉर मेटल्स क्या है, K इक्वल जब इन्फिनिटी होगा, हम लोग सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू Q हो जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर नॉन मेटल्स है, K अगर इन्फिनिटी से कम है, मतलब नॉन मेटल्स के लिए अगर K का वैल्यू इन्फिनिटी से कम होगा, तो जो चार्ज वहाँ पे इंड्यूस होगा वो क्या होगा, जितना चार्ज हम लोग लाएंगे एक बॉडी में इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, कंपेयर टू दैट चार्ज, इंड्यूस चार्ज क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो इसी को तुम लोग लिख लो, अच्छे से इसको याद रखना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में इसका ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ सकता है। तो इसको पॉज करके लिखो। मैं दूसरा टॉपिक में आ रहा हूँ, जहाँ पे फिर से हम लोग इंडक्शन के थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हमको समझना है। इसको एक बार पॉज करके लिखो। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूँ। अच्छा भाई लिखो एक क्वेश्चन। सपोज हम लोगों को स्फीयर दिया जाता है, तो लिखो प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर। ऑन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब ये जो चार्ज हम लोगों को दिया होगा, इसमें हम लोगों को सिर्फ पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रोड्यूस करना है। तो इसका आंसर होगा ऐसा। पहले थोड़ा सा स्टेप्स को समझ लो, उसके बाद तुम लोग खुद लिख सकते हो इसको। तो स्टेप्स देखो बच्चों। सपोज ये हम लोग का पहला एक स्टेप है। सपोज ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ये सिंगल सा स्फेरिकल बॉडी है। इसमें इनिशियली कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब ये अनचार्ज है। हम लोग इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है पॉजिटिव चार्ज इसमें इंड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे देखो। तो इसमें जब भी हमको बोलेगा कि पॉजिटिव चार्ज इसमें इंड्यूस करना है, तुम लोगों को करना क्या है, इसका जो अपोजिट तुम लोगों का ये होगा चार्ज आएगा, उसको इसके पास लाना होगा। सपोज हमारे के पास अभी क्या होगा, इसमें इंड्यूस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लास्टिक रॉड को लाएंगे। प्लास्टिक रॉड जब यहाँ पे लाएंगे, बाय इंडक्शन का जो प्रॉपर्टी था वो क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो इनिशियल जो यहाँ पे इस एंड में जो क्या होगा, जो क्लोजर एंड होगा, क्लोजर में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज दूर चले जाएंगे। लेकिन बच्चों देखो, ये प्लास्टिक रॉड जब हम लोग यहाँ पे लाए, ये सपोज स्टेप नंबर 1 हुआ हम लोगों का। जब इसमें यहाँ पे लाए तो क्लोजर एंड में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इंड्यूस हो गया, और फार एंड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। लेकिन हमको करना क्या था, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रखना है, नेगेटिव चार्ज को हमको हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए सपोज सेकंड स्टेप हम लोग लेते हैं। अभी ये सपोज हम लोग के पास सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो सेकंड स्टेप है, इसमें हम लोग फिर से इसी को ऐसे रख देंगे। नेगेटिव वाला जो प्लास्टिक रॉड यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसी को ऐसे ही रखने देंगे। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल था, इसमें जो नेगेटिव एंड था, इस एंड को हम लोग क्या करेंगे, आर्थिंग कर देंगे। आर्थिंग करने से क्या होते हैं, जितने सारे चार्जेस इसमें होगा, इस एंड में होगा, ऑल द चार्जेस विल मूव टू द अर्थ, बिकॉज अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल का सब सिंबल V है। तो अर्थ का पोटेंशियल जो होगा वो यूजुअली क्या होता है, V अर्थ इक्वल टू 0 होता है। पोटेंशियल इसका 0 होता है, इसलिए क्या होगा,
ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल मूव टू द अर्थ व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विद द अर्थ। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो अर्थ है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसमें जितना सारा नेगेटिव चार्ज है वो सभी चार्ज क्या होगा, इसमें से इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, आने के बाद ये पूरा पार्ट क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थर्ड स्टेप में अभी हम लोग को करना क्या था, इसमें से हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये थर्ड स्टेप हो गया तो इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, ओनली ये वाला चार्ज रह जाएगा, ये तो हट गया ना, तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा। ये ऐसा है और ये ऐसा था, ये ऐसा था। तो ये हम लोगों को अभी करना क्या है, पॉजिटिव चार्ज जितना था वो सभी को पूरा स्फीयर के ऊपर हमको स्प्रेड करना था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो आर्थिंग था आर्थिंग को हटा दिया, तो ये थर्ड स्टेप में आर्थिंग को हटा लिया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर्थिंग इज रिमूव्ड, आर्थिंग इज रिमूव्ड। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल इज अर्थेड। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक रॉड इज ब्रॉट, प्लास्टिक रॉड इज ब्रॉट near to the sphere, near to the sphere। तब ये तीनों स्टेप में तो यह क्या, लेकिन हमको करना क्या था, इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज डालना था। सो हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे बच्चे, देखो अभी फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, ये जो स्फीयर था इस स्फीयर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लास्टिक रॉड था इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। प्लास्टिक रॉड जो था रिमूव करने से क्या होगा, इसमें जितना सारा पॉजिटिव चार्ज था सब पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या होगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्लास्टिक रॉड इज रिमूव्ड, प्लास्टिक रॉड इज रिमूव्ड। इसको रिमूव करने से क्या होगा, पूरा जो पॉजिटिव चार्ज था इसमें स्प्रेड हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन ए कॉन्टैक्ट स्फीयर कैसे किया जाता है, ये हो गया। अगर तुम लोग को बोला गया कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लाना है तो इसको पहले काम करो, ये उसको लिख लो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सेंस कर देता हूँ और स्टेप में थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर दूंगा, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा इसी में। तो इसको पॉज करके लिखो। इसमें अभी सपोज मैं दूसरे क्वेश्चन में सपोज प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज लिख देता हूँ, प्रोड्यूस, ये सपोज दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, पहला वाला 1 था, ये सपोज 2 है। तो प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन ए कॉन्डक्टिंग स्फीयर। तो कैसे करेंगे, तभी हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे अभी नेगेटिव चार्ज लाना है, तो इसलिए हमको क्या करना है, ये जो तुम लोगों का ग्लास रॉड था, ये जो प्लास्टिक रॉड था, प्लास्टिक रॉड को हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक रॉड को हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके ग्लास रॉड से हम लोग इसको लाएंगे और इसमें ये जो प्लास्टिक रॉड था इसको हम लोग ग्लास रॉड बना देंगे। अभी ये हो गया ग्लास रॉड। ग्लास रॉड होने से क्या होगा, इसमें तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्जेस, और फार एंड में क्या आएगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज को फिर से रिमूव करना है क्योंकि हमको स्फीयर में सिर्फ नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे तो रह गया, जो पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे था पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम लोग आर्टिंग करेंगे। तो ये अभी हम लोग लिखेंगे प्लास्टिक रॉड की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल इज आर्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी सेकंड स्टेप में पॉजिटिव टर्मिनल को आर्टिंग कर देंगे। तब क्या होगा, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस विल मूव टू द अर्थ बिकॉज अर्थ हैज़ 0 पोटेंशियल। और यहाँ पे थोड़ा पोटेंशियल हायर होगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस जो है वो मूव करेगा। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको तो नहीं रखना है यहाँ पे, तो इसलिए फिर से ये जो था आर्टिंग को रिमूव कर दिया। रिमूव करने से तो क्या होगा, ये तो हाथ की है पूरा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हुआ और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक रॉड जो था अभी ये था यहाँ पे आगे हम लोग क्या रखेंगे, ग्लास रॉड लिखेंगे फोर्थ स्टेप में। ये हो गया तुम लोगों का ग्लास रॉड। यहाँ पे क्या होगा, जितना सारा नेगेटिव चार्ज हम लोग के पास था सब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे फिर से स्प्रेड हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव चार्जेस स्प्रेड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्फीयर को फिर से हम लोग नेगेटिव चार्ज ओनली इसमें रख सकते हैं, ऐसे इस प्रोसेस से। तो इसमें जितना सारा स्टेप्स हम लोगों ने लिखा है
एग्जाम में भी तुम लोग एग्जैक्टली इतना सारा स्टेप्स लिखना चाहिए, तुम लोगों का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं चाहिए। ये आने से क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 1 मार्क का आएगा, तो इतना लिखने से काफ़ी है। ठीक है बच्चों, तो इसको पॉज करके लिखो। मैं इसी के रिलेटेड दूसरे टॉपिक में आ रहा हूँ। अभी बच्चों ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन था, ये टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया हम लोगों का। अभी क्या करेंगे हम लोग, चार्ज के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया। उसके बाद चार्ज का जो कंपैरिजन है विथ मास, वो कैसा है उसको थोड़ा सा लिखना है। तो इसको लिखो, इसको समझना है। तो डिफरेंसेस बिटवीन लिखो चार्जेस एंड मासेस। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एंड मास। इसमें चार्ज भी लिख सकते हो, चार्ज एंड मास। तो यहाँ पे हम लोग सपोज चार्ज लिख देते हैं, यहाँ पे सपोज हम लोग मास लिख देते हैं। ये हो गया तुम लोग का कॉलम। इसमें पहला पॉइंट लिखो बच्चों, चार्जेस जो है हम लोग, चार्ज 2 टाइप का आता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो लिखो यहाँ पे चार्जेस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब चार्ज नहीं भी हो सकता है। लेकिन मास में हमेशा क्या होगा, इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव वाला कुछ भी नहीं है। मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। मास नेगेटिव नहीं हो सकता। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये जो चार्ज है, चार्ज तो क्वांटाइज होते हैं। तो लिखो चार्ज आर क्वांटाइज्ड और चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट एक बार सोचो। चार्जेस जो है ये जब मूव करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो चार्जेस और चार्ज इज इनवेरिएंट। मतलब चार्जेस का वेलोसिटी जो है, चार्जेस का जो वैल्यूज है या मैग्नीट्यूड है, वो चेंज नहीं होता। तो कैसे लिखेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट with relativistic velocity। relativistic velocity मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज होगा, वो कुछ वेलोसिटी में रहेगा, तो उसका चार्ज जो हो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए चार्ज इज इनवेरिएंट विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। और नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे लिखो, मास इज वेरिएंट। मतलब ये चेंज हो सकता है। मास इज वेरिएंट with relativistic velocity। relativistic velocity। ये जो relativistic velocity है, क्या मैं थोड़ा सा बाद में से समझा दूंगा। अभी इसको लिखो। नंबर 4 लिखो। और क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो चार्ज है, चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकते हैं। लिखो फोर्स बिटवीन चार्जेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन मास के बीच हमेशा फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रेविटी मास इज फोर्स बिटवीन मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये यहाँ पे लिखो फोर्स बिटवीन चार्जेस is or maybe attractive or repulsive। ये लिखो attractive
और रिपल्सिव। नंबर 4 यहाँ पे क्या लिखोगे, फोर्स बिटवीन masses is always attractive। इसको लिखो, ये 4 पॉइंट लिखने से ये ऑलमोस्ट हो जाएगा, यही सब मेन पॉइंट्स है। तो इसको पॉज करके लिखो। मैं अभी जो है इसका जो दूसरा पॉइंट है ये थोड़ा सा रिलेटिविस्टिक के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ, इसको एक बार लिख लो। ये जो अभी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी बोला था, इसको ऐसे एक बार समझा देता हूँ। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, तो आइंस्टाइन ने ये दिया था फॉर्मूला, जो था ये जो कॉन्सेप्ट था क्या था, वो है m इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये जो m0 है इसको बोला जाता है रेस्ट मास। m0 मतलब क्या है, रेस्ट मास, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहेगा उसका जो मास है वो है m0। और ये जो m लिया है ये है रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास। ये जो v है सिंपली वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये जो c है ये है स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी बच्चों देखो, आइंस्टाइन ने क्या बोला था, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जो है चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से मूव नहीं कर सकता। क्योंकि अगर तुम लोग देखो इस फॉर्मूला में, अगर हम लोग लाइट का स्पीड है c और कोई भी ऑब्जेक्ट का सपोज वेलोसिटी v हो गया, अगर v और c दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। क्या होगा, ये दोनों अगर इक्वल है ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये v स्क्वायर हो गया, ये भी क्या होगा, सपोज ये c स्क्वायर है, इसको भी हम लोग सपोज c स्क्वायर बना देते हैं। तो क्या होगा, c स्क्वायर बाई c स्क्वायर मतलब 1 हुआ, 1 माइनस 1 इज 0 एंड समथिंग डिवाइड बाई 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी। सो m बाई 0 ये क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मीनिंग क्यों है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से जाएगा, ट्रेवल करेगा, उसका मास इन्फाइनाइट टाइम इंक्रीज हो सकता है। और ये इन्फाइनाइट टाइम इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ, पूरा यूनिवर्स का मास हो या कुछ भी हम लोग के पास अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो, नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो, सबका मास जो होगा उससे भी ज़्यादा मास इसका हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अभी तक जो एक्सपेरिमेंटल है ऐसा कुछ भी प्रूफ हुआ नहीं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से जा नहीं सकता। इसलिए ये जो है आइंस्टाइन ने दिया था। और कभी कभी अगर एक्सपेरिमेंट इसके बाद ऊपर चलते रहे तो कभी कभी एडवांस भी हो सकता है, हमको पता नहीं है अभी, तो इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो बच्चों ये हो गया तुम लोगों का रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, ठीक है, और रिलेटिविस्टिक मास भी इसको बोल सकते हैं। तो ये था रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी और रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये टॉपिक अभी यहाँ तक ख़त्म हो गया। अभी हम लोग जाएंगे कूलम्ब्स लॉ में, इसको पॉज करके लिख लो। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है बच्चों, ये यूजुअली जो है कूलम्ब्स लॉ, ये दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस। ये जो हम लोग के पास चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्जेस हो, उन लोगों के बीच जो फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, बेसिकली वही सब रिलेट करके ये सब फॉर्मूला जो है कूलम्ब्स लॉ दिया गया था।
तो इसको हम लोग एक बार स्टेटमेंट जो है उसको लिख सकते हो तुम लोग, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका हम लोग दे देंगे। तो इसको लिखो, द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges, between the charges। तो एक बार जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। सपोज हम लोग के पास दो चार्जेस है, ये सपोज हम लोग के पास है चार्ज ये -q चार्ज, और इसका जो सेंटर है, सेंटर से सपोज और एक दूसरा चार्ज हम लोग लेंगे, ये सपोज हम लोग हो गया हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज +q, ये है -q, ये है +q। इन दोनों का सपोज डिस्टेंस क्या है r, और ये जो डिस्टेंस r है ये क्या होगा, सेंटर टू सेंटर है, सरफेस टू सरफेस नहीं, ये सेंटर टू सेंटर है। तो कूलम्ब्स लॉ ने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट यहाँ पे दो पार्ट है ना, एक पार्ट है यहाँ से प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यहाँ तक हो गया, दूसरा पार्ट है यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये हो गया दूसरा पार्ट। तो हम लोग इसी दो स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये लिखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू सपोज Q2, ये सपोज Q1 हो गया, ये सपोज Q2 हो गया। इसको हम लोग प्लस भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। Q1 Q2 हो गया, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों को अगर हम लोग कॉम्बाइन कर देंगे कैसे लिखेंगे, देयरफॉर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। ये है तुम लोगों का बेसिकली कूलम्ब्स लॉ। और इसमें से हम लोग ये जो प्रोपोर्शनल सिंबल है इसको हटाने से एक कांस्टेंट मिलेगा, वो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा K, यहाँ पे आएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ तक लिख लो बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में ये जो ये है इसका एक्सटेंशन पार्ट मैं फिर से लिख के देता हूँ, इसको एक बार लिख लो। ये जब भी हम लोग के पास ये पार्ट था, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो था, ये जो K यहाँ पे हम लोग को मिलता है, एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू जो पाया गया है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹। ये है इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका ये क्या होगा, ऐसा में क्या होगा अभी लिख करके दिखा देते हैं। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी का मीनिंग क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा हमेशा यहाँ से क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लैश निकल के आते हैं। अभी इमेजिन करो ये दोनों चार्ज जो यहाँ पे हम लोग के पास है, यहाँ पे सपोज वैक्यूम है, वैक्यूम अगर होगा तो इसमें से जो भी पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, यहाँ से जो भी पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, ये सब क्या होगा, तो वैक्यूम पास होगा। लेकिन कभी कभी अगर हम लोग वैक्यूम नहीं समझ रख के सपोज यहाँ पे कुछ एयर दे दिया या सपोज वाटर दे दिया, सपोज पहले एयर ही ले लेते हैं, अगर एयर दे देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एयर के थ्रू पास होगा। तो उन लोगों को पास होने में इस चार्ज से इस चार्ज में जाने के लिए
या ऐसे मीडियम से जाने के लिए जो उन लोगों को फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर यहाँ पे मतलब ये है एयर या गैस नहीं रखे, सपोज हम लोग ने वाटर दे दिया या कोई दूसरा मीडियम दे दिया तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली वो मीडियम के थ्रू पास नहीं हो सकता, मतलब उसमें क्या होगा, परमिटिविटी इजी नहीं होगा, फ्री स्पेस नहीं जो है, फ्री स्पेस तो नहीं होगा ना, तो इजीली वो पास नहीं हो सकेगा। तो उसी को बोला जाता है, वो जो क्वांटिटी है या जो हम लोग बोलते हैं ना, वो कितना इजीली या कितना डिफिकल्टली वो पास हो रहा है, उसी को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट जब लिखेंगे उसका मीनिंग है ये होगा, तुम्हारा मीनिंग है फ्री स्पेस। और जो हम लोग मीडियम अगर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तब मीडियम मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो क्या लिखेंगे तभी परमिटिविटी ऑफ स्पेस लिखेंगे। स्पेस मतलब कोई भी है, यहाँ पे हम लोग मीडियम भी लिख सकते हैं, परमिटिविटी यहाँ पे लिख दो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम तो ये जो एप्सिलॉन है इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आता है। इन सब का मैग्नीट्यूड जो भी होगा मैं लिख के देता हूँ, करा कर दिखा देता हूँ। ये तो हो गया ना, इसको रब कर दो फिर से। अभी के का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, देखो ये अगर के को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हम रखेंगे के का वैल्यू कितना आएगा, के यहाँ पे रख दो F(r²/Q1 Q2), तो फोर्स का यूनिट हो गया तुम लोगों का न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, ये हो गया कूलम स्क्वायर। सो हम लोग ये जो वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसमें क्या लिखते हैं कि इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं के का मैग्नीट्यूड जो है ऐसा यूनिट। और ये जो फ्री स्पेस हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे एप्सिलॉन, ये भी हम लोग इसी का यूनिट भी एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि ये जो भी हम लोग के पास ये 4 रुपये एप्सिलॉन था, ये जो 4 रुपये एप्सिलॉन यहाँ पे रखेंगे, अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे ये सपोज हम लोग के पास F इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा ना, यहाँ पे क्या आएगा Q1 Q2/r² आएगा। ये जो एप्सिलॉन है इसको यहाँ पे ले जाओ, तो लेने से क्या होगा, देखो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट और ये F सपोज नीचे आ जाएगा, तो 1/4 पे ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तुम लोगों का Q1 Q2, यहाँ पे हो गया r², ये हो गया F। तो मतलब क्या होगा अभी इसका ऐसा में क्या होगा, ये तो हो गया तुम लोगों का कूलम स्क्वायर, ये हो गया r², तो कूलम स्क्वायर क्या होगा पर मीटर स्क्वायर पर क्या आएगा न्यूटन आएगा। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन जो है इसका वैल्यू है यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये है तुम लोगों का ये मैग्नीट्यूड जो है ऐसा यूनिट है इसका, ये लिख सकते हैं यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो ये है तुम लोगों का बेसिकली कूलम्स लॉ क्या था, स्टेटमेंट वाइज बहुत सिंपली जो था ये है तुम लोगों का कूलम्स लॉ। इसके बाद अभी हम लोग कूलम्स लॉ का फैक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, अभी फैक्टर फॉर्म। इसको पॉज करके लिखो, मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा हूँ। अभी सपोज हम लोग लिखेंगे कूलम्स लॉ इन फैक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन फैक्टर फॉर्म। ये था हम लोगों का माइनस चार्ज, ये था हम लोगों का प्लस चार्ज। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये सपोज Q1 है, ये सपोज Q2 है, ये सपोज डिस्टेंस R था। तो ये जो चार्ज होगा Q1 Q2 के ऊपर फोर्स जब देगा तो किस तरफ देगा, इस तरफ देगा, रिपेल करेगा ना। तो ये जो चार्ज इसके ऊपर फोर्स देगा वो किस तरफ होगा, दैट वे होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2/1, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऐसे होगा। और जब ये इसके ऊपर फोर्स देगा तो क्या होगा, Q1 को रिपेल करेगा, किस तरफ करेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट करेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1/2, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेकिन ये जो डिस्टेंस अभी है Q1 से Q2 तक, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो है डायरेक्शन समझाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 से 2 मतलब R12 कैप दे सकते हैं।
2 से 1 तक डिस्टेंस जो होगा उसको लिखाने के लिए देखने के लिए क्या करेंगे, R2 1 कैप देंगे, इसका डायरेक्शन होगा ऐसे। तो ये जो फोर्स अभी है हम लोगों का, इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका ये पार्ट हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसा था 1 से 2 तरफ, इसलिए लिखेंगे R12 कैप। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, F12 यहाँ पे भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ पे आएगा R21 कैप। अब ये देखो R12 और R21 दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना, ये है लेफ्ट की तरफ, ये है राइट की तरफ, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सिंस R12 ये पॉजिटिव तरफ है, ये लेफ्ट वर्ड है, तो हम लोग कोई भी एक को पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो डियरफॉर ये जो है 1-2 पॉजिटिव कंसिडर किया है ना, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ का फैक्टर फॉर्म। इन दोनों में से कोई भी एक तुम लोग लिख सकते हो फैक्टर फॉर्म एग्जाम में, ये और ये, इन दोनों में से कोई एक तुम लोग एग्जाम में लिख सकते हो। तो इसमें से हमको क्या पता चलता है, ये जो कूलम्ब्स लॉ है, ये देखो टू एवरी डायरेक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ से आ रहा है देख रहे हो, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, कूलम्ब्स लॉ ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, इसको एक बार लिख के इसको ख़त्म करो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का कुछ जो लिमिटेशन है या न्यूमेरिकल है वो सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से तुम लोग आ जाओ, इसको से लेक्चर 4 में हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे, कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड जितना सारा न्यूमेरिकल होगा वो सब ऑलमोस्ट। ठीक है बच्चों, थैंक यू।